एक पल के लिए ये दृश्य मन में लाइए। सुबह का समय है, नींद खुलती है, लेकिन खिड़की के बाहर जो दुनिया नजर आ रही है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जिसे आज जाना जाता है। एक बहुत ही भयानक ख्याल है ये। बिल्कुल, नक्शे पूरी तरह से बदल चुके हैं। ब्रिटेन हार चुका है, दुनिया के मानचित्र से अमरूज का तो नामो निशान ही मिट चुका है। यूरोप से लेकर एशिया के एक बड़े हिस्से तक सिर्फ एक ही झंडा लहरा रहा है, नाजी झंडा। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करने वाले एक ऐसे साम्राज्य का वजूद कायम हो चुका है जिसका आधार ही खौफ और नस्लीय श्रेष्ठता है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। मतलब एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता। हम अक्सर इतिहास को ऐसे देखते हैं जैसे जो हुआ वही होना तय था। हाँ, जैसे अच्छाई की ही जीत होनी थी। बिल्कुल, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो नहीं हुआ वो भी उतना ही गहरा प्रभाव रखता है। आज के इस विश्लेषण का आधार ही यही है कि क्या हो सकता था। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, रणनीतिक आकलनों और अमेर वैकल्पिक इतिहास पर आधारित शोध का एक पूरा पुलिंदा है। काफी विस्तृत स्रोत हैं। हाँ, तो हमारा मिशन इस डरावने क्या होता अगर परिदृश्य की गहराई में उतरना है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की जीत हो जाती तो विश्व की राजनीति, तकनीक और इंसानी आज़ादी का क्या रूप होता। सही कहा। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत अहम है कि आज जिस लोकतांत्रिक ढांचे और आज़ादी को एक सामान्य सी बात मान लिया जाता है, उसकी बुनियाद कितनी नाजुक डोर पे टिकी थी। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वैकल्पिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें स्वीकार करना होगा कि एक समय पर यह भविष्य महज कोई कोरी कल्पना नहीं था। मतलब ये सच होने के काफी करीब था। बिल्कुल करीब था। अगर 1939 से लेकर 1941 के बीच के घटनाक्रम को देखें तो ये एक बहुत ही संभावित वास्तविकता बन चुका है। दुनिया के कई बड़े रणनीतिकारों को लगने लगा था कि पासा पूरी तरह से पलट चुका है। तो इसी दौर से शुरू करते हैं। 1939 में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो हमारे स्रोत बताते हैं कि नाजी सेना अजय लग रही थी। शुरुआत में तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कैसे रोके। पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, मतलब ये तमाम देश एक के बाद एक ऐसे ढह गए जैसे कोई पुराना ढांचा हो। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा एक बात खटकती है। अच्छा, वो क्या? क्या ये सच में एक अजय ताकत थी या फिर ये महज एक शुरुआत का मनोवैज्ञानिक खौफ था? मेरा मतलब है, क्या ये सफलता एक ताश के महल की तरह नहीं थी जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले गिरने वाली थी? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इतिहासकारों के बीच इस पर भारी बहस भी है। एक धड़ा मानता है कि नाजी अर्थव्यवस्था मूल रूप से एक पॉन्जी स्कीम की तरह थी। मतलब उसे जिंदा रहने के लिए लगातार नए देशों को लूटना और वहां के संसाधनों पर कब्जा करना जरूरी था। जैसे उधार लेकर उधार चुकाना। एकदम सही। लेकिन दस्तावेज एक दूसरे नजरिए की ओर भी इशारा करते हैं। उस समय नाजी सेना ने ब्लिट्जक्रेग यानी लाइटनिंग वॉर की जो रणनीति अपनाई थी, उसने पारंपरिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए थे। यहाँ मैं चाहूंगी कि ब्लिट्जक्रेग के काम करने के तरीके को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए। आखिर ऐसा क्या था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? अगर हम इसे तकनीकी नजरिए से देखें तो पहले विश्व युद्ध में खाइयों में महीनों तक आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाँ, वो ट्रेंच वॉरफेयर। बिल्कुल। ब्लिट्जक्रेग ने इस पूरी धारणा को तोड़ दिया। इसमें टैंकों की भारी संख्या, जिसे पैंजर डिवीजन कहा जाता था, और आसमान से लुफ्टवाफे यानी जर्मन वायुसेना के सटीक हमलों का एक साथ इस्तेमाल किया गया। तो मतलब जमीन और आसमान दोनों से एक साथ हमला। हाँ, और उनका मकसद दुश्मन की सेना को सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि इतनी तेजी से आगे बढ़ना था कि दुश्मन के संचार और कमांड का ढांचा पूरी तरह पंगु हो जाए। जब तक विरोधी सेना कोई फैसला लेती तब तक जर्मन टैंक उनके पीछे पहुंच चुके होते थे। इसी गति और तालमेल ने उस भ्रम को जन्म दिया कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। तो अगर हम उस गति और उस रणनीति को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाएं और ये मान ले कि हिटलर ने कुछ वो ऐतिहासिक गलतियां नहीं की होती, जैसे कि सर्दियों में रूस पर हमला करने की जिद। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या होता? स्रोत इसी बिंदु से उस डरावने वैकल्पिक इतिहास में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए कि ब्रिटेन पूरी तरह से हार जाता। अगर ब्रिटेन का पतन हो जाता तो इसका भू राजनीतिक असर बहुत विशाल होता। लंदन की संसद, जो सदियों से लोकतांत्रिक बहस का एक प्रतीक रही है,
उसकी जगह एक नाजी राइश कोमेसारिएट यानी एक कठपुतली प्रशासन बैठता। जो कि सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका असर समाज की जड़ों तक जाता। अखबार, रेडियो, शिक्षा प्रणाली, हम सब कुछ रातों रात प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन जाते। हाँ, हर आवाज को दबा दिया जाता। ही होती जो सत्ता तय करती। लेकिन दस्तावेजों में ब्रिटेन के पतन से भी बड़ा एक और मोड़ है जो पूरे वैश्विक ढांचे को पलट देता। आप रूस की बात कर रही हैं ना? हाँ, रूस, या कहें कि तत्कालीन सोवियत संघ की हार। अगर हम इस घटनाक्रम को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सोवियत संघ का पतन इतिहास का सबसे निर्णायक बिंदु होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कई स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि सोवियत संघ महज जमीन का एक विशाल टुकड़ा नहीं था। काकेशस के तेल भंडार और यूराल पहाड़ों के खनिज अगर नाजी जर्मनी के हाथ लग जाते तो पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता। मैं इसे एक आधुनिक व्यापारिक एकाधिकार यानी कॉर्पोरेट मोनोपोली के चश्मे से देखती हूँ। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कोई एक विशाल कंपनी है जो बाजार पर कब्जा करना चाहती है। अगर वो कंपनी सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को नहीं हराती बल्कि दुनिया की हर उस खदान, हर उस कच्चे माल के स्रोत को खरीद लेती है जिससे प्रोडक्ट बनता है, हाँ, तो किसी और के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, फिर कोई दूसरा खिलाड़ी बाजार में उतर ही नहीं सकता। रूस पर कब्जा करने का मतलब था कि हिटलर के पास संसाधनों की एक ऐसी मोनोपोली हो जाती कि अब उसे आर्थिक या सैन्य रूप से पछाड़ना किसी भी देश के लिए असंभव हो जाता। बिल्कुल सटीक उपमा है। उस स्थिति में नाजी साम्राज्य एक ऐसे पावर बैंक में तब्दील हो जाता जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। बाप रे। उनके पास यूरोप का पूरा औद्योगिक ढांचा होता, फैक्ट्रियां, इंजीनियर, बंदरगाह, और दूसरी तरफ रूस के अंतहीन प्राकृतिक संसाधन। तो उन पर कोई पाबंदी काम नहीं करती? नहीं, कोई भी नौसैनिक नाकाबंदी या आर्थिक प्रतिबंध उन पर असर नहीं कर पाता क्योंकि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर या कहें कि एक औटार्की बन चुके होते। तो अगर यूरोप और यूरेशिया का इतना विशाल हिस्सा हिटलर की मुट्ठी में होता तो स्वाभाविक रूप से नजर अटलांटिक महासागर के उस पार जाती है, अमेरिका की तरफ। हाँ। अमेरिका का क्या होता? उस वक्त अमेरिका एक उभरती हुई बहुत बड़ी आर्थिक और औद्योगिक ताकत था। क्या महासागर की दूरी उन्हें सुरक्षित रख पाती? दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महासागर कोई अभेद्य दीवार नहीं है। एक नया और बेहद खौफनाक वैश्विक परिदृश्य उभर कर आता। मतलब दुनिया बढ़ जाती? पूरी तरह से। दुनिया स्पष्ट रूप से दो ध्रुवों में बढ़ जाती। एक तरफ अमेरिका जो अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए एक किले में तब्दील हो रहा होता, और दूसरी तरफ एक विशाल संसाधन संपन्न नाजी साम्राज्य। दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक शीत युद्ध की शुरुआत होती। यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। क्या? हमारे वास्तविक इतिहास में भी तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक लंबा शीत युद्ध चला ही था ना? हाँ, चला था। तो फिर ये वैकल्पिक शीत युद्ध उससे अलग या ज्यादा खतरनाक कैसे होता? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे इतिहास के शीत युद्ध में बेशक परमाणु विनाश का डर था, लेकिन उसमें एक तरह का तर्कसंगत संतुलन था। मतलब दोनों पक्ष जिंदा रहना चाहते थे। बिल्कुल। सोवियत संघ अपनी तमाम कमियों के बावजूद आत्मसंरक्षण के सिद्धांत पर काम करता था। वे खुद को बचाए रखना चाहते थे। लेकिन अगर हम नाजी विचारधारा को देखें तो स्रोतों के अनुसार उनका पूरा अस्तित्व ही नस्लीय श्रेष्ठता, निरंतर युद्ध और विस्तारवाद के दर्शन पर टिका था। तो मतलब ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीति दोनों को जिंदा रहने के लिए लगातार एक दुश्मन की जरूरत थी। एकदम सही। उनके लिए कूटनीति महज अगले हमले की तैयारी का एक साधन थी। एक ऐसे साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कल्पना करना ही बेमानी है, जिसका घोषित लक्ष्य ही दुनिया से कमजोर नस्लों का सफाया करना। हाँ, लिटरली यही। ये एक ऐसा शीत युद्ध होता जहां दोनों तरफ से अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की होड़ लगती और हर दिन ये खौफ मंडराता कि बस अब महाविनाश का ट्रिगर दबने ही वाला है। खौफनाक है ये तो। वैश्विक व्यापार के सारे रास्ते बंद हो चुके होते और एक स्थायी सैन्य तनाव की स्थिति बनी रहती। ये सुनकर ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया एक टाइम बॉम्ब पर बैठी होती। बिल्कुल। लेकिन इस महाद्वीपीय उथल पुथल के बीच हमारे स्रोत एक और बहुत ही जटिल क्षेत्र की ओर ध्यान खींचते हैं, जो कि पश्चिमी देशों की कहानी से थोड़ा अलग है। अब भारत की बात कर रही हैं। हाँ, भारत का भविष्य क्या होता? 1940 के दशक में भारत की अपनी राजनीतिक जमीन पहले से ही सुलग रही थी। भारत की स्थिति उस समय बेहद नाजुक थी। वह ब्रिटिश शासन के अधीन था
और आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर काफी बहस मौजूद है कि अगर यूरोप में समीकरण बदलते तो इस उपमहाद्वीप का क्या होता। स्रोतों को पढ़ने पर दो अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। हाँ, एक धड़ा ये तर्क देता है कि अगर ब्रिटेन यूरोप में बुरी तरह हार जाता और उसका वैश्विक ढांचा चरमरा जाता तो शायद भारत पर उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती और आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। हाँ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन जब हम भू राजनीति की गहराई में उतरते हैं तो यह तर्क काफी सतही लगने लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना सीधा नहीं होता? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत पुराना और कड़वा नियम है, सत्ता का शून्य यानी पावर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। बिल्कुल। अगर ब्रिटिश साम्राज्य का पतन होता और दूसरी तरफ नादी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसी क्रूर महाशक्तियां उभर रही होती तो भारत तो उनके लिए एक खुला निमंत्रण होता ना। हाँ, भारत का विशाल भूभाग, उसके संसाधन और उसकी भौगोलिक स्थिति उन्हें बहुत आकर्षित करती। अगर हम नक्शे को देखें तो भारत यूरोप और जापानी नियंत्रण वाले एशिया के बीच एक जमीनी पुल की तरह काम करता। ठीक कहा। कुछ रणनीतिक आकलन ये स्पष्ट करते हैं कि नादी जर्मनी और जापान के बीच विश्व को बांटने की जो गुप्त योजनाएं थीं, उनमें भारत एक बहुत बड़ा मोहरा बन सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत आजाद हो जाता, बल्कि ये था कि नियंत्रण एक शोषक औपनिवेशिक शक्ति के हाथ से निकलकर एक ऐसी सैन्यवादी मशीनरी के हाथ में चला जाता जिसका आधार ही नस्लीय संघार था। बिल्कुल। अगर हम इसे मुहावरे की भाषा में समझें तो ये स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके से भी कहीं ज्यादा भयंकर होती। बहुत भयंकर। ब्रिटिश राज बेशक दमनकारी था और उसने भारत का आर्थिक शोषण किया, लेकिन नाजी या जापानी साम्राज्य के अधीन जाने का मतलब था एक ऐसे ढांचे का शिकार होना जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता? भारत का जो वर्तमान लोकतांत्रिक इतिहास है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है और आजाद आवाजों का जो स्वरूप आज देखा जाता है, वो तो कभी आकार ही नहीं ले पाता। बिल्कुल। पूरे उपमहाद्वीप की नियति एक संसाधन निकालने वाली खदान और एक स्थायी सैन्य छावनी के रूप में तय कर दी जाती। चलिए सीमाओं और राजनीतिक नक्शों के इस भारी चर्चा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी और मानव सभ्यता के विकास की ओर चलते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। अक्सर जब भी इस वैकल्पिक इतिहास की बात उठती है तो मैंने देखा है कि कई लोगों का ध्यान विज्ञान और तकनीक की तरफ जाता है। एक आम धारणा है जिसे कुछ दस्तावेज भी स्वीकार करते हैं कि अगर जर्मनी जीत जाता तो तकनीकी विकास शायद बहुत तीव्र गति से होता। वे लोग रॉकेट साइंस में बहुत आगे थे, है ना? जी, सच है कि 1940 के दशक में जर्मन इंजीनियरिंग कुछ क्षेत्रों में अभूतपूर्व थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण V2 रॉकेट था। ये वही मिसाइल थी ना? हाँ, ये दुनिया की पहली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी खौफनाक बात यह थी कि ये आवाज की गति से तेज चलती थी। मतलब इसके गिरने और फटने से पहले कोई आवाज नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं। उस समय इसे रोकने या बीच में ही नष्ट करने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे चरम रूप हुआ। कोई सायरन नहीं, कोई चेतावनी नहीं, हम बस अचानक विनाश। बिल्कुल। और इसी तकनीकी बढ़त के कारण कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर वे जीत जाते तो शायद इंसान अंतरिक्ष में बहुत पहले पहुंच जाता। लेकिन यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने रखते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर चमकदार मशीनों के पीछे छिप जाती है। और वो विरोधाभास है वैज्ञानिक स्वतंत्रता का गला घोटना। सही कहा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आप बेहतरीन हथियार तो बना सकते हैं, लेकिन क्या बिना आजाद सोच के आप मानव सभ्यता को आगे ले जाने वाले बुनियादी आविष्कार कर सकते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कई महान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो अलग-अलग पृष्ठभूमि और धर्मों से आते थे, वे नाजी विचारधारा के डर से पहले ही यूरोप छोड़कर जा चुके थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यही वो बिंदु है जहां एक तानाशाही व्यवस्था अंततः खुद को ही खोखला कर लेती है। कैसे? नाजी शासन में एक अवधारणा चल पड़ी थी जिसे डॉयचे फिजिक यानी जर्मन भौतिकी कहा जाता था। इसके तहत क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को यहूदी विज्ञान कहकर खारिज कर दिया गया। ये तो अपने आप में एक त्रासदी है। आज की हमारी पूरी आधुनिक दुनिया, चाहे वो कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या इंटरनेट, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स और उन सिद्धांतों पर ही तो आधारित है जिन्हें वे लोग नकार रहे थे। यह एक बहुत बड़ा सबक है।
तकनीक की असली प्रगति सिर्फ कारखानों में दिन रात काम करने वाले मजदूरों से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक मुक्त माहौल चाहिए होता है, जहां नए विचारों का स्वागत हो, जहां स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने की आजादी हो। और अगर वो आजादी ना हो तो लंबा और टिकाऊ विकास असंभव हो जाता है। ये तो ऐसे समाज की कल्पना है जहां बेहतरीन मशीनें, लंबी चौड़ी सड़कें और चमकती हुई तकनीक तो मौजूद है, लेकिन इंसानी दिमाग पर एक भारी ताला लगा दिया गया है। हाँ, एक हाईटेक पिंजरा। और ये हाईटेक पिंजरा हमें इस विश्लेषण के सबसे डरावने हिस्से की ओर ले जाता है, एक आम इंसान की जिंदगी, भू राजनीति और विज्ञान से परे रोजमर्रा की जिंदगी का ढांचा कैसा होगा। स्रोत इसका जो खाका खींचते हैं वो जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के बुरे सपने से भी ज्यादा वास्तविक और खौफनाक है। बिल्कुल। ये तय करना कि क्या पढ़ा जाएगा, क्या सोचा जाएगा और क्या बोला जाएगा, ये सब एक केंद्रित सत्ता के हाथ में होता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि नागरिक समाज का वजूद ही खत्म हो जाता, समाज का पूरा ढांचा एक सैन्य छावनी में बदल जाता, जहां किसी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। हाँ, जहां एक व्यक्ति की अपनी कोई निजता या आजादी नहीं होती, वो सिर्फ राज्य नाम की एक विशाल मशीन का एक पुर्जा मात्र रह जाता। परिवार के भीतर भी ये डर बना रहता कि कोई आपकी बात सुनकर सत्ता को न बता दे। भय और निगरानी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन जाते। तो जब हम इन सारे दस्तावेजों, रणनीतिक आकलनों और इतिहास की इन खौफनाक संभावनाओं को एक साथ रखते हैं, तो मुख्य निष्कर्ष क्या उभर कर आता है? निष्कर्ष बहुत साफ है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर भले ही मतभेद हो कि नाजी अर्थव्यवस्था कितने साल टिकती या अमेरिका के साथ युद्ध किस दशक में होता, लेकिन एक बात जो तमाम स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, वो क्या? वो ये कि दुनिया का जो रूप आज हम देखते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। और यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ ये याद करना नहीं है कि कौन सा युद्ध किस साल लड़ा गया या कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा। हाँ, जो घटनाएं नहीं घटी, इतिहास का वो नेगेटिव स्पेस, वो हमें इस बात का गहरा एहसास कराता है कि हमारा वर्तमान कितना मूल्यवान है। स्रोतों का मूल स्वर भी इसी गहरी बात के इर्द गिर्द घूमता है। आज दुनिया के जो राजनीतिक नक्शे हैं, जो तकनीकी प्रगति हमारे हाथ में है, और सबसे बढ़कर बिना किसी खौफ के खुली हवा में सांस लेने की जो आज़ादी है, वो उस अंधकार में भविष्य के नहीं होने का ही परिणाम है। उन लोगों का संघर्ष व्यर्थ नहीं था जिन्होंने उस तानाशाही मशीनरी को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बिल्कुल। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों, वैज्ञानिक स्वतंत्रता और बुनियादी मानव अधिकारों को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही बात है। एक गलत मोड़, एक गलत फैसला पूरी मानव जाति की दिशा को अंधकार की तरफ मोड़ सकता था। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जो शायद सीधे तौर पर इन दस्तावेजों में नहीं लिखा है, लेकिन उनकी हर लाइन के बीच छिपा है। वो क्या विचार है? आज हम बैठकर इतिहास के इस सबसे डरावने परिदृश्य का विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग नजरियों पर खोलकर बात कर रहे हैं। जरा कल्पना की जा सकती है, अगर 1940 के दशक में उस आज़ाद सोच को हमेशा के लिए कुचल दिया गया होता, तो क्या इंसानी दिमाग का विकास उसी दशक की क्रूरता में जमकर नहीं रह जाता? बहुत गहरा सवाल है। क्या दुनिया के पास कभी वो तकनीक आ पाती जिसके जरिए आज ये आवाज रिकॉर्ड करके दूर दूर तक पहुंचाई जा रही है? क्या ज्ञान को साझा करने का ये माध्यम ही कभी विकसित हो पाता? शायद कभी नहीं। सुनने वालों के लिए बस यही एक विचार है, अगली बार जब सुबह खिड़की के बाहर देखें तो उस दुनिया को जरूर महसूस करें जो बनते बनते रह गई। ये सोचने वाली बात है, इसे जरूर जहन में उतारिएगा।